हाँ भाई, बातचीत बंद, क्लास नोट्स निकालें फटाफट। फिर से स्टेडियम भरना शुरू हो गया। कितना पैसा खिलाया उनको, गार्ड लोगों को कितना पैसा खिलाया? भाई साहब, नोट्स वगैरह हैं तुम्हारे पास तो निकाल लेते थोड़ा। हाँ जल्दी फटाफट, है ना, यहीं पे पंचायत करें। कल जितना भी कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करें, क्योंकि अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और कोई भी आपस में बातचीत नहीं करेगा। शांत रहिए बिल्कुल। कल हमने बात करी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी गिवन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। फिर हमने देखा कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो था वो कितना था, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1। आइस का भी लिख लिया था, आइस का आधा था। क्या ये बात याद है? ठीक है। देखिए चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। उन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। और अगर फालतू की तुमने नेतागिरी करी और जो मैं स्टेटमेंट्स बोलता हूं उन स्टेटमेंट्स को आपने ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करेगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको पहले से ही बता करके चलूंगा। और बस तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और उसी तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना जो स्टैंडर्ड तरीका तुम्हें बताया जाए, है ना। अपने सस्ते जुगाड़ और अपने सस्ते लॉजिक अभी बिल्कुल भी मत लगाना। अगर तुमने अभी अपना दिमाग लगाया तो एकदम से ऐसा घूम जाओगे कि फिर इस चैप्टर में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया जाए तमीज से पढ़ना, ठीक है, और जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से तुम्हें भी सोचना है। मतलब मैं प्रॉब्लम्स को देख करके किस डायरेक्शन में मूव करता हूं, मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या क्लिक करता है, मैं कैसे अप्रोच करता हूं, तुम्हें भी वैसे ही अप्रोच करना है, चाहे तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल भी रहा हो। तो चाहे तुम्हें लग रहा हो कि सर मेरे पास इसका शॉर्ट मेथड है, नहीं भैया, वो अपनी जेब में रखो। ठीक है, तुम्हें जो मैं बता रहा हूं उन्हें तुम्हें ध्यान से सुनना है, दैट्स ऑल। देखिएगा, यहां पर एक टर्म और डिफाइन किया जाता है, दैट इज हीट कैपेसिटी। कल तो स्पेसिफिक था, लेकिन स्पेसिफिक उड़ा दिया गया, अभी सिर्फ क्या बचा हुआ है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कोई नई चीज नहीं है, आपने एस तो पढ़ा ही था। अगर आप एम इंटू एस की बात करें, किसकी बात, एम इंटू एस, मास को अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही आपके लिए क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना फटाफट। अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि आप हीट कैपेसिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी। तो यहां पर मैं m इंटू एस का वैल्यू इस तरीके से लिख सकता हूं, Q अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो जाए, कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उस समय बेटे जो Q का वैल्यू होगा वही किसके बराबर होगा, m इंटू एस। अरे आया कि नहीं आया? तो इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है क्या, अगर कोई आपसे पूछता है कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो हीट कैपेसिटी को बोला जा सकता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड
टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। नहीं आई बात समझ? तो फटाफट एक डेफिनेशन लिखेंगे हीट कैपेसिटी की। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, it is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अब वैसे तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कभी कभी क्या करते हैं वो क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम खेलते हैं, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना देकर के हीट कैपेसिटी दे देते हैं। फिर वो आपसे पूछते हैं कि बताओ इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। हमें लगता है यार बॉडी का मास तो दिया ही नहीं है, लेकिन अगर उसने हीट कैपेसिटी दे दी तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट उतना m इंटू एस की वैल्यू आपको दे दी है। तो ये चीज का बस आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, और कोई भी इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो ये हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। तो आप ये भी बोल सकते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, है ना। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का मतलब है मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसके मास पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखना एक सिंपल सा सवाल, आपके पास 20 ग्राम वाटर, अगर मैं वाटर लिखूं तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड स्टेट है, ठीक है। 20 ग्राम पानी है, इसका टेम्परेचर जो है वो पहले 10 डिग्री सेल्सियस था। कितना था भाई? 10 डिग्री सेल्सियस था। मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहता हूं, जल्दी से लिखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature from 10 to 50 degree Celsius, to raise the temperature from 10 to 50 degree Celsius. हो गया सॉल्व? कितना आ रहा है? बहुत सिंपल सा है भाई क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? ms इंटू डेल्टा टी, मास कितना 20 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर फाइनल 50, इनिशियल 10, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। कितना आ गया ये? है इसमें भी भाई टफ लग रहा है क्या तुम्हें? 800 कैलोरी। कैलोरी आएगा जूल आएगा? क्या ये समझ में आया? क्या कर दिया इसमें गड़बड़? क्या भाई? क्या केजी में ले लिया? 20 ग्राम दिया हुआ है, हैं? क्या गधे हो क्या बिल्कुल ही? कुछ भी कर रहे हो क्या? मास किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस था। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो मास हमेशा केजी में लेंगे या ग्राम में लेंगे? ग्राम में ही लेंगे। कोई एक सब्सटेंस है, ठीक, उस सब्सटेंस का जो मास है वो हमें 2 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, या 2 ग्राम लिख लो, हटाओ, ठीक। और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो है 2T, मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कुछ अलग तरीके का मटेरियल है, किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो टेम्परेचर के साथ ही क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हमें इससे मतलब नहीं है कैसे चेंज हो रही है, वो आपको उसने बता दिया। S बराबर क्या है? 2T, और T यहां पर क्या है? ये टेम्परेचर है इन केल्विन। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आप मुझसे इसकी यूनिट पूछेंगे तो मैं इसकी यूनिट बोल सकता हूं कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ठीक है।
आपको बताना है, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्यू का वैल्यू क्या होगा, टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 Kelvin to 4 Kelvin, from 1 Kelvin to 4 Kelvin. Amount of heat required to raise the temperature from the 1 Kelvin to 4 Kelvin. बताइए भाई क्या आ रहा है। अब अगर आप यहां पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखिएगा कि सर Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी लगा दो, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, डेल्टा टी कितना है सर 3, मास कितना है 2। अब सवाल ये उठता है एस की वैल्यू क्या रखोगे, क्योंकि एस की वैल्यू तो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 1 केल्विन पर एस की वैल्यू 1 है, सॉरी 2 है, लेकिन 4 केल्विन पर एस की वैल्यू कितनी है 8। मेरी बात समझ आ रही है भाई। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है, तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे एस की वैल्यू क्या रखोगे, तो क्या रखोगे, हाँ 2T है, गधे हो बिल्कुल ही। देखो ध्यान से, अभी ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो सर कैसे करें, ये हम तभी लगा सकते हैं जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। यहां पर ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, तो यहां पर हम बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से चलेंगे। मैं ये कहूंगा, अगर मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया, कितना dq, तो dq बराबर लिखूंगा क्या, ms इंटू dt। अगर हीट जो आपने सप्लाई करी है वो बहुत छोटे अमाउंट में करी है भाई, तो जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल होगा या बहुत लार्ज होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो यहाँ डेल्टा टी लिखूंगा, dt लिखूंगा, dt। अब देखना मास की वैल्यू कितनी है 2, एस की वैल्यू कितनी है 2T इंटू dt, ये वैल्यू कितनी होगी 4T dt। अब इस एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब यहां पर अब लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, 1 से 4, क्या 30, क्लियर है भाई। तो अब आपको टी को इंटीग्रेट करना आता है, तो ये आपका बन जाएगा 2t², तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास कितना 30 कैलोरी। दिस विल बी योर आंसर। क्यों भाई 20 कैलोरी वाले भैया, क्या गलती हुई थी, समझ में आया। ms डेल्टा टी हम तभी यूज कर सकते हैं जब s की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। लगभग 98% क्वेश्चंस में s की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर जनरली वाटर आइस से ही डील कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी सवाल पूछने वाले का तरीका है भाई, अगर उसने मान लो कोई एक हाइपोथेटिकल एटम ऐसा बना दिया जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस तरीके से कर, ये अप्रोच समझ में आया भाई। ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए, देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, देखें, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। मान लीजिए ये आपके पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का नाम मैंने क्या रखा, आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर सपोज आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक, और साथ ही साथ आपको ये दिया हुआ है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अगर कहीं भी आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हो, तो हम ये मानकर के काम करेंगे कि उस सिस्टम से बाहर किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। मतलब इस सिस्टम के अंदर जो भी टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी।
एक बॉडी दूसरे बॉडी को दे सकता है, लेकिन यहां से इस पूरे सिस्टम से यहां पर एनर्जी कहीं भी कोई भी बाहर नहीं जाएगी। अगर कहीं पे इस तरीके का लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा है एक का कम है, इनको पास पास में लेकर के आए, और अब क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका कम है तो यहां पर हीट ट्रांसफर होगी। क्या हमेशा होती रहेगी? कब तक होगी? जब तक कि बोथ ऑफ द बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यहां से यहां हीट सप्लाई की गई, ठीक है, और सपोज कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर भी टी हो गया और इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया? टी। मतलब जैसे ही बोथ ऑफ द बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उसके बाद यहां पर किसी भी तरह की कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? मतलब हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम ये बोथ ऑफ द बॉडीज एक टेम्परेचर पे पहुंच चुके हैं और वो टेम्परेचर टी है। अब सवाल ये उठा कि भाई साहब इस टी की वैल्यू बता दो, इस टी का वैल्यू बता दो। तो मैं ये कहूंगा यार यहां पर बेसिक वही एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इस बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसने एब्जॉर्ब करी या रिलीज करी? रिलीज करी, मानते हो? तो मैं कह सकता हूं हीट एनर्जी रिलीज्ड। बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं, तुम्हें ऐसा भी लगेगा बीच बीच में कि सर इतनी आसान बातों को क्यों बता रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन यही आसान बातें तुम्हारे फंडामेंटल्स को आगे जाके उखाड़ के फेंक देंगी अगर तुमने बातों को ध्यान से नहीं सुना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड किसने? बाय बॉडी वन, और इसको बराबर किसके करेंगे? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। क्या बेटा ये बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने कितनी एनर्जी रिलीज करी, तो पहले T1 पे था, बाद में टी टेम्परेचर पे आ गया। इसका तो टेम्परेचर कम हुआ है, कितना कम हुआ है? T1 माइनस टी। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके लिए मैं इस तरीके से लिखूंगा M1 S1 इंटू T1 माइनस टी। जो ज्यादा टेम्परेचर है उसमें से कम वाले टेम्परेचर को माइनस करूंगा, तभी तो ओवरऑल ये टर्म क्या बनेगा? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, यहां पर M2 S2, इसके लिए क्या लिखेंगे? T माइनस T2, क्योंकि इसका जो फाइनल टेम्परेचर जो T टेम्परेचर है वो डेफिनेटली T2 से तो ज्यादा ही होगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब मैंने कहा यार ठीक है, मतलब अच्छा लगा देख करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो मुझे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि पहले T1 लिखूं या T। अरे मैंने ध्यान दिया या नहीं दिया भाई? जब मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा M2S2 तो मैंने इस बात का ध्यान रखा भाई पहले T पुट करूं या T2। ये बात समझ आ रही है? अभी तो दो बॉडीज थी, अभी तो दो बॉडीज थी, तो तुम्हारे लिए देख पाना बहुत आसान था भाई। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो कम हो जाएगा, जिसका कम है उसका ज्यादा हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर ऐसा होता कि सिस्टम के अंदर दो से ज्यादा बॉडीज होती, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो से ज्यादा बॉडीज होती, मान लो एक बॉडी होती 10 पर, एक होती 20 पर, एक होती कितने पे? 30 पर। मासेस वासेस कुछ दिए होते। अब मैंने इन सबको एक साथ रख दिया सिस्टम के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एब्जॉर्ब करेगा कोई रिलीज करेगा, मानते हो? इतना तो तय है कि जो 10 वाला है वो एब्जॉर्ब करेगा, अरे मानते हो? और जो 30 वाला है वो रिलीज करेगा। लेकिन ये किस तरफ जाएगा, क्या तुम इसे देखकर कभी बता सकते हो? ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है। अगर मान लो आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितना हुआ? 22, तो हम ये कहेंगे कि इसने भी एब्जॉर्ब किया और इसने भी, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ा है। ये एब्जॉर्ब का मतलब समझ आ रहा है? अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसका 30 से 22 हो गया तो इसने एनर्जी क्या करी? रिलीज करी, है ना? लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 18 होता तो बी की कहानी बदल जाती। अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मुझे तो पता ही नहीं है, वही तो पूछा गया है, तो मैं कैसे देख करके बोलूं कि किसने एब्जॉर्ब किया किसने रिलीज किया? तो जब ये इक्वेशन आप लिख रहे होंगे तो ए के लिए लिख सकते हैं, सी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन बी को इधर रखें या इधर रखें
ये सोच पाना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको देख करके अगर मैं ये कमेंट ना कर दूं इसके बारे में, मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि बी जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सर अभी तो नहीं बता सकता, सॉल्व वॉल्व करके निकाल करके मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एकदम से देख करके तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे लिए बता पाना पॉसिबल नहीं। तो बात सही है, संकट है। मैंने कहा एक बात बताना, यहां पर देखना ध्यान से, इस वाली इक्वेशन को इधर ले जाओ, इस वाली को इधर, और अगर उधर ले जाओगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो m1s1 माइनस आएगा, माइनस अंदर चला गया, देखना आराम से, प्लस m2s2, ये तो एज इट इज बराबर 0। देखो देखो आराम से देखो, मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इधर ले गया तो माइनस आया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो t1 इधर चला गया, t इधर चला गया। मैंने कहा आज के बाद मैं टेंशन नहीं लूंगा कि किसने एब्जॉर्ब की है और किसने रिलीज करी है, मैंने कहा ये तो मैथ्स बताएगी। मैंने कहा इतना दिमाग थोड़ी ना लगाऊंगा मैं, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ये तो मैथ्स बताएगी, मैथ्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं इसी दिन के लिए। मैंने कहा ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। मैंने कहा कि आज के बाद जब भी इस प्रोफाइल का क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूंगा, लेट अस एज्यूम कि जितनी भी बॉडीज हैं सबकी सब हीट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अगर सब एब्जॉर्ब कर रही है तो फाइनल टेम्परेचर कितना, T, और अगर सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो M1S1 T माइनस T1 प्लस M2S2 T माइनस T2, इस तरीके से लिखते जाओ, सबका सम करके क्या कर दो, 0 कर दो, यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। मतलब आज के बाद आप डायरेक्टली जब भी आपसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा जाए तो आंख बंद करके समेशन ऑफ MI/SI इंटू फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर माइनस TI का सम क्या कर दो, 0। 3 बॉडी हो 4 बॉडी हो, बिंदास तरीके से सॉल्व कर लेना, अपने आप तुम्हें देख करके समझ में आएगा कि किसने हीट एब्जॉर्ब करी और किसने हीट रिलीज करी। ये मैथ्स तुम्हें अपने आप ही बता देगा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसी तुम्हारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी तो टी को देख करके अपने आप पता चल जाएगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है उसने हीट एब्जॉर्ब करी है और जिसका टेम्परेचर घटा है उसने रिलीज करी है। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है, नोट डाउन दिस। और ऐसा बहुत बार किया है तुमने, तुम्हें शायद ना पता हो, तुम्हें याद होगा कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था, मैं कहता सब चलेंगे नीचे चलेंगे भाई, लगाओ समेशन टी डॉट वी, सबको नीचे मानते हुए लगा दो, सबका सम क्या कर दो, 0। मैंने कहा मैथ्स अपने आप बता देगा कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हेडिंग तो ये डलवाई थी, ये यही है। ठीक है भाई, समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट फटाफट से लिखें, ये था मेथड नंबर 1 और ये जो मैंने बताया ये है मेथड नंबर 2। second method will be more useful, second method will be more useful if we mix, हाँ लिखना है, second method will be useful if we mix up more than two substance, if we mix up more than two substance। अब एक और बात सुन लेना,
ये जो मेथड है ना, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब ड्यूरिंग द हीट एक्सचेंज वहां पर किसी भी तरह के किसी भी फेज में चेंज ना हो रहा हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले कि ये इसने इसको हीट देना शुरू किया और कुछ देर बाद पता चला कि भाई जो यहाँ पर ये जो था वो धुआं बनना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें जो है, ये फॉर्मूले, ये सारी कहानी, ये सिर्फ तभी वैलिड होगी जब ड्यूरिंग द हीट एक्सचेंज किसी भी गिवन सब्सटेंस के फेज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। स्टार मार्क कर लेना। ये फॉर्मूला तब लगा सकते हो कि भाई साहब, मैंने कहा 20 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है। किस पर है? 10 पर। और 30 ग्राम पानी 50 डिग्री सेल्सियस पर है। दोनों को मिक्स कर दिया तो बताओ क्या होगा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इधर 20 पर है, इधर 50 पर है। क्या कोई फेस का चेंज होगा? क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें तब लग सकती हैं। हाँ, अगर ऐसा सवाल होता वैसा, यहाँ पे बर्फ और यहाँ पानी मिक्स कर दिया, तो वहां पर ये सब चीजें नहीं लगेंगी। वहां क्या लगेगा वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट लिख लेना कि गलती करोगे तुम लोग आगे जाकर के, दिस मेथड विल बी अप्लाइड, दिस मेथड विल बी अप्लाइड when there is no phase transformation, when there is no phase transformation during the heat exchange, when there is no phase transformation during the heat exchange. क्वेश्चन देखिएगा, एक बाल्टी, उसके अंदर 10 ग्राम पानी, कितने पर है? 10 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा 20 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर। तीसरा 20 ग्राम पानी एट 30 डिग्री सेल्सियस। ये तीन पानी तीन अलग अलग कंटेनर में थे, तीनों को साथ में लाके आपस में मिक्सअप कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई साहब? मिक्सअप कर दिया गया। फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तीनों को एक ही बाल्टी में मिक्स कर दिया। फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्या हो गया सॉल्व? लिखो फटाफट इक्वेशन। मान लो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है? टी। क्या करेंगे? हीट रिलीज बराबर हीट एब्जॉर्ब, ये सब करेंगे क्या तमाशा? क्या करेंगे? मान लो सबने क्या करा है? एब्जॉर्ब किया है, और सबका फाइनल टेम्परेचर कितना है? टी। सबने एब्जॉर्ब किया तो क्या लिखेंगे? एम एस टी माइनस 10। इसने इतना एब्जॉर्ब किया, इसने कितना एब्जॉर्ब किया? एम एस टी माइनस 20। क्या समझ में आ रहा है भाई? इसने कितना एब्जॉर्ब किया? 20 इंटू 1 टी माइनस 30। हमें नहीं पता कि किसने एब्जॉर्ब किया है, किसने रिलीज किया है। जस्ट समेशन ऑफ दिस वन, और इसको क्या कर दो? 0। यहां से सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू कितनी आती है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया, बस बात खत्म। तुम्हें अपने आप देख करके समझ में आ गया कि किसने एब्जॉर्ब किया है और किसने रिलीज किया। क्या इस इक्वेशन को लिखते समय क्या तुम्हें किसी भी तरह का कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? क्या यहाँ पर पहले क्या लिखूं बाद में क्या लिखूं, क्या ये सोचने की जरूरत पड़ी? क्या ये है फायदा इस मेथड का। और तुरंत जैसे ही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया, क्या तुम्हें तुरंत पता चल गया कि किसने हीट एब्जॉर्ब किया है और किसने रिलीज किया है? किसने एब्जॉर्ब किया है? पहले वाले ने और दूसरे वाले ने एब्जॉर्ब किया है, और तीसरे वाले ने क्या किया है? रिलीज किया है। लोग कहते हैं सर आपने ये चेक तो किया ही नहीं कि यहाँ पे ड्यूरिंग द हीट एक्सचेंज फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। मैंने कहा लॉजिकली समझ में आ रहा है। इसका टेम्परेचर 10 है और इसका 30 है, और 10 और 30 के बीच में तो पानी में किसी भी तरह का कोई भी फेज चेंज नहीं होता। इतना तो पता होगा ना। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन पता है, और बॉइलिंग पॉइंट तो 0 और 100 के बीच में अगर कहीं है तमाशा चल रहा है तो वहां पे चलन दो, वहां पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। क्या क्लियर है भाई?
अगला सवाल लिखें फटाफट। 3 bodies P, Q and R, 3 bodies P, Q and R have a temperature of 10, 15 and 20 डिग्री सेल्सियस, 10, 15 and 20 डिग्री सेल्सियस respectively. When P and Q are mixed, the final temperature is 12 degrees Celsius. When P and Q are mixed, the final temperature is 12 degrees Celsius. And when Q and R are mixed, the final temperature is 18 degrees Celsius. The final temperature is 18 degrees Celsius. Find the final temperature when P and R are mixed. Find the final temperature when P and R are mixed. P, Q और R, ये 10 पर है, ये 15 पर है और ये 20 पर है। किसी का आंसर आया क्या? हाँ, बोला गया जब P और Q को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर है 12। जब Q और R को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर है 18। तो पूछा गया कि अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। सवाल पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आता क्या करें, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन जो बोला गया वही करते चले जाओगे तो अपने आप 2 स्टेप के बाद पता चल जाएगा कि क्या करना है। P की अगर बात करें, P और Q की, तो P ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। P के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? MP SP। इसका टेम्परेचर 10 से 12 हुआ तो कितने का चेंज आया? 2 का। क्या सही लिख रहा हूं मैं? अरे सही है भाई। Q ने एनर्जी रिलीज करी, ये है एनर्जी एब्जॉर्ब। Q ने कितनी रिलीज करी होगी? MQ SQ, पता नहीं ना मास और इसके बारे में, ठीक है, इनटू कितने का टेम्परेचर चेंज? 3 का। क्या कुछ समझ में आया भाई? ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन Q और R की चर्चा कर लेते हैं। Q का 15 से 18 हो गया और R का 20 से, तो देखना R ने कितना रिलीज किया? MR SR 20 से 18, तो कितना लिखोगे? 2। अरे समझ आ रहा है? पक्का भाई? और Q का इधर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी उसकी। तो MQ SQ 15 से 18, तो ये कितना हो गया? 3। इंटरेस्टिंग बात ये है कि डेटा इतना बढ़िया दिया हुआ है कि देखते ही समझ में आ रहा होगा इक्वेशन 1 और 2 को कि ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं? आपस में बराबर आ रही। दिखाई दे रहा है कुछ? मतलब MP SP की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? MR SR। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई।
तो मुझसे ये बोला गया था कि पी और आर को अगर मिक्स कर दें तो क्या होगा। तो पी और आर को अगर मिक्स किया तो ऐसे लिखूंगा एम पी एस पी इंटू फाइनल टेम्परेचर T-10 बराबर एम आर एस आर इंटू 20-T। लोगों को लगता है इतने वेरिएबल है, क्या होगा यार, ना तो मास दिया है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, 6 वेरिएबल बन जाएंगे। लेकिन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म आपस में क्या है, बराबर है। क्या देख के समझ में आ रहा है? तो अगर बराबर है तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू कितनी है? क्या लग रहा है गरीबों, कोई है जिसका सही था? अच्छा, इतने लोगों का सही था, इसमें से झूठ कितने बोल रहे हैं? चलिए अगला सवाल। एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखिएगा। इट इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ अ हीटर, it is heated with the help of a heater of power 200 watt, of power 200 watt, and the efficiency is 90%, and the efficiency is 90%. Find out the change in temperature, find out the change in temperature in 2 minutes, in 2 minutes, if mass of the block is 100 gram. एफिशिएंसी कितनी है? 90%। कोई दिक्कत नहीं है। कितना? गलत है, गलत है, बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ कि इससे पहले तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ मजाक हुआ है। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो हीटर है, हीटर दिखाई दे रहा है, ये 2 मिनट में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? पावर दी हुई है। पावर का मतलब क्या होता है? इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। देखो पावर को तो मैं ऐसे पढ़ता हूं कि 1 सेकंड में ये इतनी एनर्जी सप्लाई करेगा। कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा 1 सेकंड में? 200 वॉट। तो एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मिनट में कितनी करेगा, तो 200 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120, क्या इतनी करेगा? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देख लेना भाई, ऐसे ही बताऊंगा, कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। इतनी एनर्जी रिलीज करी, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी यूज नहीं हो रही, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी दी है? 90%। तो जितनी ये रिलीज कर रहा है उसका 90% ही यूज हो पा रहा है। 90% यूज होने का मतलब कितना यूज हो रहा है? 0.9। दिस इज द क्यू। ये क्या है? क्यू। क्यू बराबर, अब लिखेंगे क्या? मास। मास कितना है बेटा? एम। एस, एस की वैल्यू कितनी है? 2। अब देखना यहां दूसरी गलती, यूनिट वाली, क्योंकि ये जो तुमने निकाला है ये तो जूल में, किसमें? जूल में। लेकिन यहाँ पे जो एस दिया हुआ है वो किसमें? कैलोरी में। तो या तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करो या फिर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो। मेरी बात समझ आ रही है?
तो मुझे कल पता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता था, तो ऐसा कर लेते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 4.2। नहीं आया समझ? ms डेल्टा टी, अबे वो पर ग्राम दिया हुआ है यार, इतना मारूंगा ना पकड़ के तुम लोगों को। कह रहे हैं कि सर मास को भी बदल दो, पर ग्राम डिनोमिनेटर में है, किसमें है? डिनोमिनेटर में। ये सिखाना पड़ता है यहाँ पे जे की प्रिपरेशन के दौरान कि किसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, किसको नहीं करना। एम एस इंटू डेल्टा टी, यहां से आपको सही आंसर मिलेगा। मैंने मास को केजी में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलरेडी पर ग्राम दिया हुआ है। अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर इसको भी कन्वर्ट करो। कितना आ रहा है बताओ यहां से? है 180/7 जे है। किसी का सही हुआ? देखो ऐसे सवालों में एक ही तरीका है गलती करने का, वो है यूनिट्स का ध्यान नहीं देना, चलन दो जो चल रहा है, ठीक है, तभी गलत हो सकता है। अदरवाइज ऐसे सवालों में गलती होने का मुझे तो कोई और स्कोप दिखाई दे नहीं रहा। तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम तो निकाल ही लोगे स्कोप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बताओ ये कैसे लिखा है, ये समझ में आया? लेकिन याद रखना एनर्जी को देख लिया करो एक बार, इधर जो एनर्जी लिखी है और इधर जो एनर्जी लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, उन दोनों एनर्जी की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो बोथ ऑफ देम कैलोरी में होना चाहिए या फिर बोथ ऑफ देम जूल में होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब देखना, नेक्स्ट हेडिंग, सबसे पहले फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखिएगा भाई, एक सिंपल से एग्जांपल से लेकर के समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम आइस है और ये आइस अभी -5 डिग्री सेल्सियस पर है। आप लगातार यहां पर इसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। घास लग रही है तो ठीक है, ठीक है। 10 ग्राम आइस, सुनो मुंह बंद रखो, ठीक है, समय बहुत कम है, ठीक है। 10 ग्राम आइस -5 डिग्री सेल्सियस पर है, आपने इसको हीट सप्लाई करना शुरू किया। अब आप जब हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जो आइस है जो कि इस समय आपको -5 पे दिखाई दे रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ देर बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो 10 ग्राम आइस है ये कहां पे पहुंच गई? 0 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर बढ़ते हुए यहां पे आ चुकी है। इस समय अगर आप मुझसे पूछोगे कि कंटेनर के अंदर क्या है, तो मैंने झांक के देखा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही थी। अब कुछ और होगा, देखना। इसके बाद अगर हम कंटिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हीटर लगा हुआ है जो कंटिन्यूअस इसको हीट सप्लाई कर रहा है, ये लो हीटर ही लगा दो, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही ये बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, उसके बाद इसका अब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है। अब इसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर आपने फर्दर हीट सप्लाई करी तो बेटा पता है थोड़ी देर बाद इस कंटेनर के अंदर झांक के फिर देखा, ठीक है, तो ये देखा गया कि इस कंटेनर के अंदर 3 ग्राम पानी, सॉरी बर्फ है, और 7 ग्राम पानी है, ठीक है। और ये दोनों अभी किस टेम्परेचर पे प्रेजेंट है? 0 डिग्री सेल्सियस। इंटरेस्टिंग बात, जब तक कि पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो बिल्लू लगा ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो पानी बन गया उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। मैंने कहा नहीं, इस समय
अभी आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हीट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ने में जाएगा, और जब तक कि सारे बॉन्ड नहीं टूट जाएंगे तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सुन लेना ध्यान से, यहां पर आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, यहां तक पहुंचे। अब फर्दर आपने हीट सप्लाई करी तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, क्योंकि यहां पर अभी क्या हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ पर कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा कि आइस वाटर का मिक्सचर प्रेजेंट है। और अगर आइस और वाटर का मिक्सचर प्रेजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे हो सकता है, दैट इज व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने और हीट सप्लाई करी, कुछ देर बाद देखा गया कि इस कंटेनर के अंदर 10 ग्राम सिर्फ पानी बचा है, और जो एनर्जी है वो कितनी है, सॉरी टेम्परेचर कितना है, 0। इस दौरान आपने देखा जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहा, 0 रहा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब इसके बाद फर्दर हीट तो लगातार, वो तो हीटर लगा हुआ है, चल रहा है, उसको क्या मतलब है कि अंदर क्या हो रहा है। वो तो कांस्टेंट रेट से सपोज एनर्जी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो अब अगर हमने फर्दर हीट सप्लाई करी तो अब देखा गया कि अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, और कुछ देर बाद देखा गया कि मेरे पास 10 ग्राम पानी प्रेजेंट है 80 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे भाई, 80 पर। दन दना के पानी खौलता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हीटर को क्या मतलब है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, चलन दो। कुछ देर बाद देखा गया भाई कि 10 ग्राम पानी है, लेकिन ये पानी कहां पहुंच चुका है, 100 पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कुछ देखा गया, क्या देखा गया, देख थोड़ी देर बाद मैंने बिल्लू को कहा, बेटा कंटेनर के अंदर देख करके आओ कि क्या है। बिल्लू ने ढक्कन खोला, एकदम से कहता धुआं ही धुआं है भाई, है? जब ढक्कन खोला तो ढक्कन को खोलने के बाद अंदर देखा गया कि यहाँ पर 2 ग्राम स्टीम है और 8 ग्राम पानी। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ये गारंटी है कहां पे प्रेजेंट होंगे, 100 पे। फिर से देखा गया वही जो यहां देखा गया था कि अब फर्दर टेम्परेचर चेंज होना क्या हो गया, बंद हो गया, और फिर हीटर तो अपना काम कर ही रहा था। फिर देखा गया कुछ देर बाद कि यहां पर धुआं ही धुआं रहे, 10 ग्राम स्टीम, और अभी ये स्टीम कितने पर है, 100 पर। ठीक है, इसके बाद फिर ये फर्दर ऑब्जर्व किया गया, जब ये पूरा स्टीम फॉर्म हो गया देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब इसके बाद ये सपोज कुछ देर बाद कहां पे पाया गया, 105 डिग्री सेल्सियस पर। क्या कुछ समझ में आया क्या? तो चलो भाई थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। Good evening, students. It's okay, please sit down. Myself Priya Bansal. मैं आपको एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने आई हूँ। कल से हम लोग समथ में योगिक सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके मॉर्निंग टाइमिंग्स होंगे 9:30 to 10:30 एंड इवनिंग में 5 to 6 ये सेशंस होंगे ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 2 में। ओके, कोविड पीरियड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमें योगा से काफी बेनिफिट हुआ था, वो तो एक अलग बात है ही, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स को क्यों ये सब जरूरी है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं हम लोग। आप पूरा दिन सिटिंग देते हैं और ब्रेन से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, अपने बॉडी से बिल्कुल काम नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बॉडी बिल्कुल कम काम कर रही है, ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। इसे बैलेंस करने के लिए एंड अपने आप को हमेशा हैप्पी रखने के लिए, स्लीपिंग इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए,
एंड मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें हम थोड़ा सा टाइम देकर रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होने वाले हैं सेशंस, जिसमें थोड़ा सा हम फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ डांस एंड फन के थ्रू पूरा सेशन हम कंडक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को इसे ज्वाइन करना चाहिए। ओके, थैंक यू। अरे क्या हुआ? मुंह बंद रख लो। देखो देखो, ध्यान से देखो, खिलखिलाओ मत, ठीक है? हमने यहाँ पे देखा मुद्दे की बात, काम की बात, जब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है उस दौरान जब तक पूरा फेज चेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर में 0.1 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज नहीं है। हीटर अपना काम लगातार कर रहा है, हीटर ने इस दौरान जो हीट सप्लाई करी उसने टेम्परेचर चेंज किया, लेकिन अब पूछा गया इस दौरान क्या कर रहा है? ठलुआ बैठा हुआ। देखो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं, वो अपना काम बराबर कर रहा है। इस दौरान उसे पता है कि एक सॉलिड बॉडी को अगर एक लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दोनों का इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, तो उन बॉन्ड्स को तोड़ना है। और ये इसने कसम खाई है कि जब तक सारे एक एक मॉलिक्यूल के पकड़ पकड़ के सारे बॉन्ड नहीं तोड़ देगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मतलब ये नहीं है कि ये पानी बन गया और इसके साथ दोस्ती है, चल मेरा टेम्परेचर बढ़ा दे, ये तो टूटता रहे, उसने ये सब नहीं होगा भाई। पहले एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के तोड़ा जाएगा और उसके बाद जब सब कुछ पानी बन जाएगा उसी के बाद फिर उसके टेम्परेचर में किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो कहानी इस दौरान हुई, ये कहानी अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली कहानी है ना, इसी को अंग्रेजी में ऐसा लिखा जाता है, क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस। पिघल गया भाई। क्या कुछ गलत बोला क्या मैंने? मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर इसी को फ्यूजन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, सुनते जाओ ध्यान से, बस यहीं पर चैप्टर खत्म है। ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस क्या बोला जाता है इसको? फ्यूजन प्रोसेस। इसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन ऐसा ही कुछ फिर दोबारा हुआ जब ये 10 ग्राम पानी 100 पर पहुंच गया। अभी तो ये लिक्विड स्टेट में था, अब इसके बाद अगर तुम फर्दर हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा भाई, फिर दोबारा से टूटना शुरू होगा। किसका? बॉन्ड्स का। पहले आइस के बॉन्ड टूटे थे, लेकिन अब किसके टूटेंगे? वाटर के, है ना। और फिर जब तक हीटर अपना काम बराबर कर रहा है भाई, अबे सुनो यार, सुनो, ठीक है, रिदम मत बिगाड़ो, ठीक है। जब तक कि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इंटरेस्टिंग बात, जब भी आइस और वाटर का अगर मिक्सचर प्रेजेंट है, मिक्सचर मतलब ये दोनों एक साथ कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, तो एक ही टेम्परेचर है जिसपे ये दोनों हो सकते हैं, दैट इज व्हाट? 0। और अगर स्टीम और वाटर अगर प्रेजेंट है तो वो एक ही टेम्परेचर हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट? 100। क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? और जैसे ही पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद ही उसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या होगा? शुरू होगा। ये है स्टेप प्रोसेस। अब देखना ध्यान से। अब ये पूछा गया भाई साहब बहुत मेहनत करी है हीटर ने, लेकिन हीटर ने किस स्टेप में कितनी मेहनत करी वो भी बता दूं, तो वो भी मैं यहीं पे बताऊंगा। देखिएगा सभी लोग ध्यान से। पीछे वाले भैया
कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इधर 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 ध्यान दो बेटा, इधर कहाँ देख रहे हो, नजरें कहीं और ही हैं भाई की। देखो भाई, इस दौरान अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस स्टेप में अगर एनर्जी सप्लाई हुई Q1 तो Q1 बराबर क्या लिखेंगे, एम एस आइस इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 5। कितनी आ रही है वैल्यू, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यही फॉर्मूला चलने दो, एम एस डेल्टा टी। लेकिन ये बर्फ है और बर्फ के लिए वैल्यू 1 या 1/2। अब देखना, अब यहां पे जैसे ही पहुंचे तो बिल्लू से पूछा गया कि यहां से यहां तक आने में हीटर ने कितना काम किया। बिल्लू ने कहा 0। मैंने कहा क्यों, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर 0, यहाँ भी टेम्परेचर 0। आपने फॉर्मूला बताया था Q बराबर एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू 0। अगर डेल्टा टी 0 तो Q 0, तो यहाँ पे हीटर ने कोई भी काम नहीं किया। क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा, इसका मतलब बिट्टू को, उसको बिल्लू को अभी पूरी नॉलेज नहीं है, उसको लगता है शायद कोई और फॉर्मूला भी पता होना चाहिए था। अब सुनना, जब फेज का चेंज हो रहा होता है उस दौरान ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि इससे तो घंटा भी कुछ नहीं मिलेगा, ये तो 0 ही देगा। क्योंकि फेज जब चेंज हो रहा है तब तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। फेज जब चेंज हो रहा होता है उस समय जो फॉर्मूला लगता है वो लगेगा Q बराबर M1 इंटू L। अगर मेल्टिंग हो रही है तो इसको LF बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, LF। LF का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सब लिखवाया जाएगा बाद में, इज्जत के साथ देखते जाइएगा, ठीक है, एक ही बार में सब खत्म। अब सर ये मास क्या टोटल मास होता है, नहीं, ये मास वो मास होता है जिसका फेज चेंज हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां से यहां तक कितने का फेज चेंज हुआ है, M1 की वैल्यू 3, 7 या 10, जितना पिघला है उस पर फोकस करो, जिसने फेज चेंज किया है, मतलब जितना पानी बना है। तो पानी कितना बना, 7। तो यहां पर अगर ये वैल्यू कोई पूछेगा तो ये लिखोगे 7। अब मैं आपको बता देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द आइस टू वाटर जो होती है वो 80 होती है। कितनी होती है, 80। 1 ग्राम पानी को, सॉरी 1 ग्राम आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट देनी पड़ती। क्या कर रहे हो ये, ऐसी हरकतें करोगे यहाँ पे, इतना टेम्परेचर बढ़ गया तुम्हारा है? भाई कपड़े वपड़े ही उतार रहे हैं यहाँ पे। शांत रहना, कि पढ़ाओ या ये सब करता रहूं, सबसे रो रहा नालायक, कह रहा है कि एसी चलवा दो, एसी चलवा दो, चलवा ले जाकर के, टाइम पास मत कर। क्या ये बात यहाँ पे समझ आई? अब देखना, यहां से यहां तक भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या जेई वाला लगेगा? अगर जेई वाला लगेगा बेटे तो Q बराबर लिखूंगा M2 इंटू LF। M2 वो मास होगा जिसका फेज चेंज हुआ है, इसके बाद कितना और पानी बना, तो M2 की वैल्यू 3 इंटू, खत्म। नहीं आया, फिर तो क्या है, चूरन है। इसके बाद यहां से यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बिल्लू ने कहा मैं करूंगा, मैं कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। M, लेकिन अब पानी बन गया तो S इंटू डेल्टा टी। क्या भाई कोई दिक्कत क्या? इसके बाद यहां से यहां कोई दिक्कत नहीं, एम एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन फिर यहां पहुंचने के बाद फिर यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अगर अगेन जब भी फेज चेंज होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एम इंटू एल। तो जब यहां से यहां की बात करेंगे, कितना स्टीम बना, 2, यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं बता देता हूं, एम, जो भी एम होगा फेज जिसका चेंज हो रहा है, इसको M3 मान लेते हैं, इंटू LF, नहीं लेकिन यहाँ LF नहीं होगा, LV होगा। LV को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैं बता देता हूं, 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 540 एनर्जी चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, 540। तो यहां से अगर यहां पहुंचना है तो जरा ध्यान से देखना, 2 इंटू 540, कोई दिक्कत? यहां से यहां, अब ध्यान से देखना, 8 ग्राम पानी है, अब 8 यहां पे कन्वर्ट करने के लिए एम कितना लिखोगी, जल्दी बताओ कितना? पक्का? जितने का फेस चेंज हुआ है उतने से मतलब है, कितने का चेंज हुआ, 2 का तो पहले हो चुका था, बचा कितना था, 8।
8 इंटू 540, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां से यहां तो फिर से लगा देंगे ms इंटू डेल्टा टी, दैट्स ऑल। क्या लग रहा है ये स्टेप प्रोसेस समझ में आया कुछ? छाप लो सब। हाँ तो चले जाओ ना बाहर, अबे जाओ। सफोकेशन, खड़े हो जा। ए रुक जाओ, चुप रहो। क्या बेटा? कहाँ बना धुआं? कहाँ देखा था? वो तुमने जो देखा है ना वो दूसरा प्रोसेस होता है, वो ये वाला प्रोसेस नहीं होता, ठीक है? उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। बैठ जाओ। ऐसे तो जमीन पे पानी फैला दो, थोड़ी देर में धुआं धुआं बन जाएगा। क्वेश्चन में दिया होगा, वैसे तो 1 लेते हैं, ठीक है? स्टीम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली हम 1 लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस में अलग अलग किताबों में वैल्यू अलग अलग लिखी रहती है, वो डिपेंड करेगा। लिख लिया क्या? जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। इतनी देर से क्या सत्संग सुन रहे थे? बाहर ही बैठ जाना भाई। इधर अगर इस पूरे कहानी में अगर कोई चीज जो तुम्हें समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। अभी कुछ पूछना चाहते हो? ओके, थैंक यू। तुम भाई साहब जिस स्पीड से ये डिब्बे बना रहे हो ना, तुम इन डिब्बों के अंदर फिर तुम बर्फ कब भरोगे? पानी भी मिलाना है, धुआं भी मिलाना है, तो भाई के अभी डिब्बे बनना है, स्केल नाप नाप। आजकल स्केल वाले भैया नहीं दिखते, कहाँ चले गए? निपट गए? तुम लोग की उम्र बहुत कम है यार, है ना? बहुत जल्दी काफी सारे लोग निपट चुके हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी फटाफट। अबे ओ, नोट करो। क्या? मुझे लग रहा है गलती हो गई मुझसे समझा करके, इतने डिब्बे बनाने ही नहीं थे। लेकिन मैंने इसलिए बना दिया कि रोज रोज कौन खून पिएगा। एक ही बार डिब्बे बना के समझा तो बस खत्म। अब क्या मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं इसके बाद। जल्दी लिखो, इसके बाद भी क्लास है भाई, आज से एंथ्यूज स्टार्ट हो चुका है। चिल्ड कर देना भैया एकदम इनको, बहुत हॉट हो रखे हैं ये लोग। चलिए डेफिनेशंस लिखना स्टार्ट करिए। घर पे बनाना आराम से, चलो ठीक है। स्टेटमेंट लिखो। लेटेंट हीट, डेफिनेशन लिखें सबसे पहले लेटेंट हीट का। amount of heat energy, amount of heat energy required, amount of heat energy required when a unit mass of a substance, when a unit mass of a substance converted from a one phase to another, from a one phase to another,
latent heat of fusion, latent heat of fusion, ये latent heat की definition थी. अब next definition है latent heat of fusion. Heat absorbed by a substance, heat absorbed by a substance of a unit mass, of a unit mass to change its state, to change its state from a solid to liquid, from a solid to liquid. Next, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization. The amount of heat required, the amount of heat required when the unit mass of a substance, when the unit mass of a substance has to change its state, has to change its state from a liquid to gas, from a liquid to gas. फ्यूजन वर्ड का तब यूज करते हैं जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है, देखिएगा ध्यान से. अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो ये कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 1 ग्राम आइस है और इसे आप कन्वर्ट करते हैं कितने में, 1 ग्राम पानी में. ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे पॉसिबल होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. तो इस दौरान जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो एनर्जी कितनी होगी, 80. क्या ये बात क्लियर है भाई? यही बात थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम. इसका मतलब क्या है 540 का? इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम पानी है और इस 1 ग्राम पानी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में. किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में. तो 1 ग्राम पानी अगर स्टीम बना रहा है तो इस दौरान जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 540. इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, ये वाली चर्चा हो रही है कब, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में. और ये वाली चर्चा हो रही है कब, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में. क्या ये बात क्लियर है भाई? देखना जरा ध्यान से. इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां से 2 चीजें समझ में आ चुकी हैं. पहली चीज क्या है कि 2 ही फॉर्मूले हैं, एक Q बराबर ms डेल्टा T, वो तब लगेगा जब टेम्परेचर चेंज होगा. दूसरा Q बराबर जब हम m इंटू L लगाएंगे, तो ये जो m है ना, दिस इज नॉट द टोटल मास, ये होगा मास किसका, जिसका फेज क्या हुआ है, चेंज हुआ है. जितने का फेज चेंज हुआ है ये सिर्फ उतने का मास होगा. क्या ये बात याद रहेगी? ये गलती मत कर देना. जैसे कि सपोज आपके पास, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था, 10 ग्राम पानी था, है ना. उस 10 ग्राम पानी में से सिर्फ 3 ग्राम स्टीम बनी. तो यहाँ पे m की वैल्यू जब लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे. ठीक है, बस ये 2 ही फॉर्मूले हैं इस पूरी कहानी में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब कुछ और चर्चा भी कर लेते हैं. ठीक है, देखिएगा ध्यान से. सवाल, सवाल क्या है, मैंने आपको 10 ग्राम आइस दी है. कितने ग्राम दी है, 10 ग्राम. और ये 10 ग्राम आइस इस समय है -5 डिग्री सेल्सियस पर. और इस 10 ग्राम आइस को यहां से
मुझे पहुंचाना है 10 ग्राम पानी में, और वो पानी प्रेजेंट है 10 डिग्री सेल्सियस पर। 10 ग्राम बर्फ जो कि 5 डिग्री सेल्सियस पर है, -5, जिसे मुझे ये बनाना है। मुझे बताना है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। चलिए समय शुरू। क्या क्लियर है भाई? पहले तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो हमसे होता है वो सीधे ms डेल्टा टी चलन दो। देखो सर पहले -5 था, मैंने कहा हाँ। बाद में कितना हो गया सर? 10। तो आप बताओ टेम्परेचर में कितना चेंज आया? तो मैंने कहा 15 का। तो देखो सर मैं अभी आपके सामने आंसर लिख दूंगा, MS। तो देखो सर यहाँ आइस है, यहाँ वाटर है, तो सर आइस की लूं या वाटर की? चलो सर एवरेज ले लेता हूँ। 1 + 1/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? 15। ये इस तरह की बकवास जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने करी, अगर कोई भी ऐसी बकवास करता हुआ पाया गया तो भाई साहब उसको लात घूंसे तो पड़ेंगे, सो पड़ेंगे, और पीछे वाली गंगा में डुबकी लगवाई जाएंगी ऐसी ठंड में। ठीक है, वैसे तुम नहा धो तो रहे नहीं हो, है ना? तो याद रखना ये बकवास करनी है क्या? क्योंकि दिख रहा है अगर यहां से यहाँ गए हैं तो इस दौरान बीच में फेज का चेंज भी तो हुआ है ना। तो इस तरह के प्रोफाइल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्या? तो पहले -5 से 0 आएगा, तो उस समय लिखेंगे क्या? MS इंटू डेल्टा टी। उसके बाद फेज का चेंज हुआ, पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो गया, 10 इंटू 80। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, एंड दैट इज व्हाट MS इंटू डेल्टा टी। यहां से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी। कोई है जिसका सही था? गलती हुई क्या भाई? क्या कर पाओगे अगला सवाल? तो जल्दी से बताना, बिल्कुल 0 लेवल के सवाल कर रहे हैं भाई। -10 ग्राम आइस -5 डिग्री सेल्सियस पर है। इससे अपन ने बनाया 2 ग्राम स्टीम और 8 ग्राम पानी। जल्दी से बताओ कितना क्यू होगा? फटाफट करना कैलकुलेशंस। कर लो कैलकुलेशन देख लो अपनी। देखो अब मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा थोड़ी, अब तो सटासट चलेगा मामला। देख लो ये बनेगा कितना आ रहा है? हाँ 2905 कैलोरी। कोई है जिसका गलती से सही हुआ हो? सही हुआ क्या? क्या सीधे यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप देख पा रहे हैं आइस से वहां तक पहुंचना है, बीच में 2 बार ऐसा होगा जब फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। क्या हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए? तो हमने सबसे पहले आइस को -5 से 0 पहुंचाया। अगर वो वाली कहानी सुन ली है तो अब तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या लिंक कर पा रहे हो? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई है? क्या सभी को समझ आ गई है? ठीक है, -5 से 0। इसके बाद क्या हुआ?
फेज का चेंज, पूरा का पूरा आइस, 10 ग्राम आइस को पानी में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने में कितनी चाहिए होती है? 80। तो 10 को कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 80। सहमत हो? आगे बढ़े भाई। पानी बन चुका है, क्या इस पानी को उठा के 0 से 100 तक ले जाए? तो क्या लिखेंगे? एम एस इंटू डेल्टा टी। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या ये समझ पा रहे हो? इसके बाद भी अब कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो फाइनल स्टेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्राम स्टीम है। कितने ग्राम है? 2 ग्राम स्टीम है। तो जल्दी से बताना, अगर 2 ग्राम स्टीम बनानी है तो कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी? 2 इंटू 540। दैट्स ऑल, यू विल गेट द आंसर। कर पाओगे? पक्का? आगे बढ़ूं? ठीक है, जा देखिएगा। -50 ग्राम बर्फ एट -10 डिग्री सेल्सियस। इस सिस्टम को बाहर से एनर्जी दी गई है, और जो एनर्जी दी गई है वो है 2000 कैलोरी। ये समझ लो कि यहां पे था 2000 का नोट मिल गया, जा भाई तू भी ऐस कर। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन लिख लेना। ये फर्स्ट ए पार्ट है, फाइनल कंटेंट ऑफ द मिक्सचर एंड टेम्परेचर, फाइनल कंटेंट एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्या? कंटेनर के अंदर फाइनली सिर्फ बर्फ है या सिर्फ पानी है? दोनों है। देखिएगा, हाँ बोल। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इतना एनर्जी मिला तो फाइनली इस कंटेनर के अंदर बर्फ भी है और पानी भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर है। क्या ये बात सही है क्या? देखो, इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। चलते हैं, अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो पहले देखेंगे कि ये क्या बनेगा बेटा। 50 ग्राम आइस कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्या सभी लोग सहमत हैं? पहले ये देखो कि यहां से यहां पहुंचने में कितना खर्च करना पड़ेगा। अपने आप थोड़ी ना आएगा, खर्च करना पड़ेगा ना भाई। तो एम एस इंटू डेल्टा टी। क्या सहमत हो? सही लिखा है क्या? कितना आ रहा है? 200। अरे भैया 2000 का नोट है, 250 ही तो खर्च होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहां पहुंचने के बाद सोचिएगा आप आराम से, 50 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है, अगर पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट करना है सोना, तो 50 इंटू 80 मतलब 4000। भाई के पास पैसे बचे हैं 1750। क्या कन्वर्ट हो पाएगा? होगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अब हमारे सामने कहानी कुछ ऐसी होगी कि यहां पर कुछ m1 ग्राम पानी होगा। अगर इतना पानी बन गया तो आइस कितनी होगी? इतनी आइस होगी। अब सवाल ये उठा कि पानी कितना बनेगा। मैंने कहा कितना पैसा बचा है? 1750। क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? इसमें देख लेते हैं कि कितना आइस पानी में कन्वर्ट हो पाएगा। मान लेते हैं वो m1 इंटू 80। क्या बेटा यहां से तुम्हारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी? 175/8। ये क्या है, पानी है या आइस है? पानी है। तो पानी यहां पर ये होगा भाई 175
70/8 ग्राम पानी, और इसके अलावा बचा हुआ क्या है? बर्फ है। क्या है बेटे? बर्फ। और ये पूरा का पूरा कहां पे प्रेजेंट है? 0 डिग्री सेल्सियस। किसी का सही हुआ था ये? इतने कम लोग? बिल्कुल गरीबी है क्या? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्या तुम लोगों ने? अबे नहीं आया तो पूछ लो। क्या समझ नहीं आया? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या नहीं समझ में आया। अबे आ गया? पक्का कर दोगे अगला सवाल? ठीक है। इस बार सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है। 10 ग्राम आइस है। कितनी आइस है? 10 ग्राम। 10 डिग्री सेल्सियस पर है, -10 पर। और इस बार भी इसको मिला है 2000 का नोट, मतलब 2000 कैलोरी सिस्टम को दी गई है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल कंटेंट ऑफ द मिक्सचर। इसी सवाल में चेंज किया गया भाई। हाँ क्या? हाँ हाँ वही बताना, बी पार्ट है उसका। क्या है कंटेनर के अंदर फाइनली? बताओ बताओ। अबे ओ छचुंदरो, वो कहाँ गया हमारा दोस्त? बढ़िया चल रहा है मामला, सतर है एकदम। लगे रहो भाई। निकालो भाई निकालो। और भाई कृष्णा, बर्थडे बना लिया तुमने? भाई का बर्थडे, एक बार तालियां बजा दो भाई यार। खड़े तो हो जाओ भाई। ऐसे तालियां बजाते हैं? अच्छे से बजाओ। अबे हैप्पी बर्थडे कौन बोलेगा? एक ही बार बोलते हैं, गाना गाओ भाई। देख भाई, इतनी मेहनत करवाइए सबको, 10-10 रुपए पार्टी देनी है भाई, ठीक है? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अगर पार्टी ना दे तो दूसरा तरीका तो तुम्हें पता ही है। हो गया क्या सॉल्व? देखो तरीका वही है, यहां से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 10 ग्राम आइस कहां पे पहुंचा? 0 पर। कितना खर्च हुआ? एम एस इंटू डेल्टा टी, मात्र 50 कैलोरी। कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो थोड़ा, ये सोचना, इसका दिमाग का है ना, है लिमिटेड है लेकिन है तो। 10 इंटू 80 कितना चाहिए? भाई के पास 1950 है। क्या पूरा कन्वर्ट हो जाएगा? कर दो भाई, चलन दो। देखो मैं इतने आराम आराम से डब्बे बना बना के क्यों कर रहा हूँ पता है? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही डब्बे बनाऊंगा बार बार? इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें एक बार बस सिखा दूं, बाद में ये सब तमाशा नहीं होगा, है ना, कि डिब्बे ही बनना है। कितना खर्च हुआ इतने में? ये समझ में आया? 850 का खर्च हो चुका है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि अगर 100 तक ले जाना है, कहां तक? 100 तक। तो 10 इंटू 100, 1000। भाई के पास कितना बचा है अभी? अरे बहुत पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलन दो भाई, चलन दो भाई, भाई की ऐसा आगे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 10 ग्राम पानी, भाइयों और बहनों, क्या ये पानी इस समय 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है? और 0 से 100 तक पहुंचने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी है? एम एस इंटू डेल्टा टी। क्या 1000 की जरूरत पड़ी है? क्या गरीबी बिल्कुल आ चुकी है या पैसा अभी भी बचा है? भैया 800 प्लस 50 प्लस 1000, 1850। क्या अभी भी 150 कैलोरी बची है क्या?
यहाँ ये तुम्हारी तरह बेईमान नहीं है कि चलो रख लो, हम कुछ नहीं कर रहे, पूरा खर्च करेगा भाई। 150 बचा हुआ है, उससे क्या होने वाला है? क्या इससे स्टीम बनाएगा ये? लेकिन ये स्टीम 540 चाहिए होती है 1 ग्राम, तो 150 में धुआं तो होगा लेकिन ज्यादा धुआं नहीं, क्योंकि धुआं करने के लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। एक ग्राम धुआं बनाने के लिए 540, कितना भाई? 540। लेकिन भाई का शौक है, तो शौक को तो पूरा करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए, देखना भाई ध्यान से, यहां पर m1 ग्राम बनेगी स्टीम, और बचा हुआ क्या होगा? वाटर। क्या ये दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे होंगे? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था बे? अगर मुझसे कोई m1 की वैल्यू पूछ ले, क्या तुमको ये समझ आ रहा है कि 150 बटे 540 क्या सही चल रहा है मामला? तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली हमारे कंटेनर के अंदर कितने ग्राम धुआं है? 5/18। और इस धुएं के अलावा बचा हुआ क्या है? पानी। धुआं और पानी का मिक्सचर। लेकिन ये मिक्सचर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 100 पे। क्या ये सवाल बहुत टफ है क्या? देखो मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, इसलिए मुझे इतना वक्त जरूर लग रहा है ना। अदरवाइज तुम अगर एक बार ये सीख चुके हो ये स्टेप प्रोसेस, तो तुम्हारे लिए ये सवाल, सारी कैलकुलेशन सिर्फ दिमाग में हो जाएंगी, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कैसे सवाल कर पाओगे? आपको एक बात समझ आ रही होगी, अगर एनर्जी दोगे, तो सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा। सर ये आगे कौन, मतलब किधर सर? आगे का मतलब होता है आइस, लिक्विड, देन स्टीम, ये आगे होता है। अगर पैसा खर्च करोगे तो ये आगे जाएगा। और मान लो तुम पे गरीबी इतनी आ गई खर्च कहां से कर रहे हैं? ले ली भाई साहब से एनर्जी। एक सवाल इस पे भी करेंगे भाई। देखिएगा, मेरे पास बातचीत नहीं, मजा नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल, तो बस लेते रहो आनंद। ठीक है, 10 ग्राम पानी, और ये पानी प्रेजेंट था कितने पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे प्रेजेंट था? 20 डिग्री सेल्सियस पे। भाइयों हमने क्या किया, भाई से एनर्जी देने के लिए आए तो थे, इतने गरीब हैं यहां से एनर्जी ले गए भाई। मतलब इसको बोला जाता है कि सिस्टम से एनर्जी निकाल ली गई बाहर, या सिस्टम ने इतनी एनर्जी रिलीज करी। यहाँ पर इसको टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है एब्जॉर्ब करी। टेक्निकल वर्ड भी बता दूं, क्योंकि वहां थोड़ी लिखा होगा ऐसे इतना पैसा मिला यहाँ सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुई? रिलीज। और जो एनर्जी रिलीज हुई वो है 1000 कैलोरी। कितनी है? 1000 कैलोरी। ठीक है, तो आपको ये बताना है वही सी पार्ट। अब ये बताओ, ये सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये एनर्जी बाहर खींच रहे हो, तो ये सिस्टम यहां से आगे जाएगा पीछे जाएगा? सीख रहे हो? ये तैयारियां चल रही है, ये सब आगे पीछे। अभी तक जितना भी कुछ कराया ना, एक भी सवाल इनमें से नहीं आएगा। सवाल तो कहीं और से आएगा, वो कल बताऊंगा। ठीक है, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, अभी तुम्हें तैयार किया जा रहा है आगे पीछे, सिस्टम से निकाला सिस्टम। तैयारियां जैसे ही पूरी हो जाएंगी एकदम से अटैक। ठीक है, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर सीधे से वही उसी लेवल के क्वेश्चन करा देते तो यहीं फैल जाते। तो अब सिस्टम पीछे जाएगा। पीछे जाने का मतलब है, मैं आगे पीछे बोलूंगा तो कनेक्ट कर पाओगे ना भाई? तो मैं बोलूंगा देख लेते हैं 10 ग्राम पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें इस सिस्टम ने कितनी एनर्जी रिलीज करी होगी? रिलीज एम एस इंटू डेल्टा टी। कितनी? 200। लेकिन टोटल कितनी करानी है? 1000। 10 बचा है, 10 को आइस में कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू 80, 800। अरे मुझे तो लग रहा है पूरा पूरा मसाला कन्वर्ट, एकदम सॉलिड माल। क्या हो गया तुम लोग यार? मेरा कैरियर जल्दी खत्म करवा दोगे यार
पढ़ाने नहीं देते हो यार तुम लोग, है। 10 ग्राम आइस क्या बन जाएगी भाई? 10 ग्राम आइस होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या भाइयों ऐसे सवाल आएंगे तो कर पाओगे? अच्छा एक और करना फिर। बातचीत नहीं। हे 10 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, सवाल तो वही है, ठीक है, लेकिन इस बार जो एनर्जी बाहर निकाली गई है वो है आपकी 1200 कैलोरी। कितनी? 1200 कैलोरी। जल्दी लिख दो फटाफट। शांत शांत शांत। देखो ये इसलिए दिया, यहां तक तो समझ आ गया होगा। यहां तक कितनी रिलीज कर चुका होगा? 1000। बची कितनी और है? 200। तो अब ये देख लेते हैं 200 में वो पीछे जाएगा ना, तो ये देख लेते हैं 200 इज इक्वल टू m। लेकिन याद रखना अब s की वैल्यू 1 नहीं लिखोगे, 1/2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? इनटू डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा टी निकाल लो अपना, ठीक है, कितना आ रहा है डेल्टा टी? हाँ क्या 40 आ रहा है? तो डेल्टा टी 40 आ रहा है तो पता है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? -40 होगा। क्या ये बात समझ आई है? क्योंकि जब आप यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू को लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसे है। पीछे की तरफ जा रहा है, सिस्टम ने एनर्जी क्या करी है? रिलीज करी है। तो ये गलती मत कर देना, पता चलेगी +40 लिख दिए, आइस प्रेजेंट है +40 पे। कुछ पता नहीं है, चलन दो। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं हमारे पास, ये समझ में आया ये क्या लिखा है? क्या भाई डब्बूचंद, पीछे वाले भैया, समझ आ रहा है तुम्हें? है कब आया था आखिरी बार समझ? ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर -40, तो हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम वाटर एट माइनस वाटर नहीं सॉरी आइस एट। क्या ये बात क्लियर है भाई? ऐसे सिंपल सिंपल बेसिक सवालों को कर पाओगे कि नहीं? अगला सवाल लिखो फटाफट। लिखो क्वेश्चन, लिखो फटाफट। heat is supplied heat is supplied at a rate of heat is supplied at a rate of 100 calorie per second 100 calorie per second for the 4 minutes to 200 gram of ice at -50 degrees Celsius. 200 gram of ice at -50 degrees Celsius. Find A part. Final temperature and content of the mixture. Final temperature and the content of the mixture. B part. If heat is supplied for 2 minutes, then find the final content and the mixture. And the C part, find the time required when the temperature of a system becomes 80 degrees Celsius. Temperature of a system becomes
80 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा अभी, इसको कल नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल क्लास आपकी कब स्टार्ट होगी? 2 बजे से, ठीक है। और आज जो मैंने होमवर्क दिया था, मतलब आज का जो डिस्कशन होना था, वो डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। O2 के जो भी क्वेश्चंस थे और SCV के, ठीक। और आज आप लोगों के लिए कोई भी होमवर्क नहीं है, ठीक है। अब आपको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। ये जो समय आपको दिया जा रहा है ना, ये जैसे आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से मैंने थोड़ा होमवर्क देने की फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। ये समय आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो चैप्टर अभी खत्म हुआ है ना, इसको आप और अच्छे से, अगर कहीं कोई बैकअप मतलब कोई बैकलॉग रह गया है, उसे कवर कर लें और जल्दी से जल्दी उस चैप्टर को बाइंड अप करें अच्छे से। तो इस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। आज होमवर्क नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स नहीं पढ़नी है। आज होमवर्क ना देने का मतलब सिर्फ इतना ही, क्योंकि डिस्कशन अब बहुत ज्यादा बचा ही नहीं है। डिस्कशन तो मैं एक दिन दूंगा कि S2 कंप्लीट, अगले दिन डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अब भाई लोग अभी तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए, तो इसीलिए ये टाइम दिया जा रहा है। आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है। रेसेस वगैरह में, शीट वगैरह में कहीं भी कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट है तो उसे जल्दी से जल्दी क्या करें, कंप्लीट करें। क्या क्लियर है भाई? ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर, दैट्स ऑल। और अभी आप लोगों का टेस्ट भी आ रहा है, तो रिवीजन वगैरह कर रहे हो या नहीं? ठीक है, इस बार भाई टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, है ना। चलिए।